अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पहुंचे थे एमसीक्यूज नंबर 8 पे। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है वेव की जो दूसरी पे इंडिपेंडेंट होती है? तो एम्पलीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं एम्पलीट्यूड गोज टू डिक्रीज। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, तो राइट आंसर इज एम्पलीट्यूड। MCQs number 9 the relation between Vf and lambda of a wave is V is equal to F lambda. Option B is the right one. ये हो गए हमारे पास MCQs। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, डेफिनेशन आपने बतानी है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन थी? किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सिक्यूट करती है तो दो कंडीशन डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी। वो कौन कौन सी थी? जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये दो आपने लिखनी है और फर्स्ट पार्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। 10.1 क्लियर। 10.2 I think of a several example of motion in everyday life that are simple harmonic motion। रोजमर्रा जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करती हैं? तो मोशन ऑफ क्लॉक लिख सकते हैं आप, पेंडुलम क्लॉक की मोशन। मोशन ऑफ सीसा लिख सकते, मोशन ऑफ जो क्रेडल होता है अगर वो वाइब्रेटरी मोशन में है उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो भी लिखा जा सकता है। शॉक एब्जॉर्बर की एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। इसके अलावा अगर जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हूँ, एक्सेलरेशन वाली और डिस्प्लेसमेंट वाली, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। कोई सी दो तीन एग्जांपल आपने देनी है। क्वेश्चन 10.3 है व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन करनी है आपने। हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये टॉपिक का हिस्सा है जिसमें आपने बताना है कि प्रैक्टिकली क्या होता है। सारी की सारी फोर्सेस, मतलब जो किसी भी बॉडी की मोशन को जब रिटार्ड किया जाता है तो उससे क्या होता है, बॉडी की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। ये टॉपिक डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने डिस्कस कर लिया। जब कोई भी बॉडी की मोशन जब रिटार्ड की जाती है या उस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है तो उसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जितने भी सिस्टम हैं जब वो मूव करते हैं या वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो रिटार्ड लाजमी होती है तमाम आइडियल सिस्टम के साथ साथ। क्वेश्चन 10.4 है हाउ कैन यू फाइंड द टर्म डिफाइन द टर्म वेव। वेव को आपने डिफाइन करना है, बताना है कि आपने जो वेव होती है वो किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। एलोबरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दोनों को आपने, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। इन दोनों की एग्जांपल आपने बतानी है। वाटर वेव, वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली जो है वो ये एग्जाम में आता होता है। इन दोनों की एग्जांपल एक्स रेज, रेडियो वेव एक्सेट्रा। 10.5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव की दोनों टाइप को सूटेबल एग्जांपल से आपने डिफरेंशिएट करना है, लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स वे में। ट्रांसवर्स वे में क्या होता था कि जब पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी मीन पोजीशन के अप और डाउन मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता था जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। ये वाटर वेव्स हैं। इसको हम स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये भी इसकी एग्जांपल आ सकती है। 10.6 है
ड्रा ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये आपने एक ट्रांसवर्स वेव ड्रा करनी है। दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकली एक अच्छा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड आपको समझ आ जानी चाहिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से अप एंड डाउन, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और वेवलेंथ एक कंसेक्टिव क्रस्ट है। अगर आपने ट्रांसवर्स वेव ड्रा किया तो उसमें दो रीजन बन जाएंगे क्रस्ट एंड ट्रफ के। एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक जितना डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ के इक्वल होगा, और वो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको आप ड्रा कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10.7 इंपॉर्टेंट है। ड्राइव इन रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का रिलेशन जो हमने पढ़ा था, ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। आपने स्टार्टिंग इसकी ऐसे ही लेनी है, स्पीड से या वेलोसिटी से। उसके बाद वेव को आपने बताना है कि वेव के केस में स्पीड जो होती है जब ट्रैवल करती है एक रीजन के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम डिस्प्लेसमेंट को रेफर कर देंगे किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, और टाइम को रेफर करेंगे टाइम पीरियड के साथ। तो ये रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का। Question number 10.8 waves are the means of energy transfer without transferring of matter, justified statement with the help of experiment। वाटर वेव्स, वाटर में पानी पर पैदा होने वाली जो वेव्स हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी का टॉपिक, उसमें आपने एक कोर प्लेस करना है और बताना है कि जैसे जैसे वेव ट्रैवल करती है तो उसकी ट्रैवलिंग के साथ कोर की पोजीशन भी ऑनवर्ड मूव करती है। हेंस क्लियर कि जो वेव होती हैं वो एनर्जी को भी क्या कर रही होती हैं, ट्रांसफर कर रही होती हैं। ये क्वेश्चन वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी के टॉपिक से। उसके बाद है वेव्स आर द मींस ऑफ एनर्जी। अच्छा ये 10.8 हो गया। 10.9 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव विद रेफरेंस टू द रिपल्टिंग। इन तीनों प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव को आपने एक्सप्लेन करना है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जब हम लोग इसको करेंगे तो ये तीनों फिनोमेना इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको ये तमाम बातें मिल जाएंगी, वही आपने रिपीट करनी है। तो लास्ट, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव also increase its wavelength? If not, how are these quantities related? क्या वेव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी? तो फ्रीक्वेंसी से आप ये समझ सकते हैं कि जब वाइब्रेटर जितने एम्पलीट्यूड से अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा का रिलेशन आपके सामने मौजूद है। एफ एंड लेमडा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। तो अगर हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी को निकालें तो वो v ओवर लेमडा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के सेंस में आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगली स्टेटमेंट का आंसर भी ये बनेगा कि ये क्वांटिटीज कैसे रिलेटेड हैं, तो इसी रिलेशन से v इज इक्वल टू एफ लेमडा से इनको हम रिलेशन बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के टॉपिक में। 10 क्वेश्चन आपने रिव्यू करने हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू। इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला होगा तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, पूछ लिया करें। अगर कहीं से समझ ना आए आप लोग ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है या किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।